हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी का। सो आई थिंक आपने लास्ट 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन था वो भी आपने अच्छे से देखा होगा, और जो हमारा लास्ट लेक्चर था हाउ टू चूज़ योर एसे एंड हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड हाउ टू गेट 10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स। आई होप कि आपने दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, है ना? तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, व्हिच इज़ आवर बॉडी पार्ट, है ना? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स ओनली 30% जो है पार्ट को कवर करते हैं किसी भी ऐसे के, है ना? कोई भी ऐसे होगा उसमें 30% आपका जो है इंट्रो और कंक्लूजन्स होंगे। 70% जो है आपकी वो बॉडी पार्ट होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्ट्रक्चर योर ऐसे, है ना? स्ट्रक्चर कैसे करना है ऐसे को, स्पेशली बॉडी पार्ट को, है ना? हम जैसे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन को आप किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो, है ना? किस तरीके से आप कंक्लूजन को स्ट्रक्चर कर सकते हो, किस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद जो है आपको अपना ऐसे किस तरीके से स्टार्ट करना है ना? यहाँ पे आप अपना जो है आप टॉपिक लिखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से इस तरीके से आपके पैराग्राफ्स की जो है लेंथ होनी चाहिए, फिर दूसरा पैरा आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम एडवांस चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं बॉडी में, है ना? कि ऐसे कि बॉडी पार्ट में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है? टारगेट है हमारा 100 प्लस, 120 का टारगेट रखा है हमने। आपको 120 मार्क्स लेकर आने हैं और इंटरव्यू कॉल लानी है, प्लस आपको सिलेक्शन भी लेना है, टॉप रैंक में रहना है ना? टॉप 20 को एम करना है आपको। आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे टॉप 20 रैंक चाहिए किसी भी कीमत पे। अब उसमें आपको ऐसे में 120 लाने पड़े, 130 लाने पड़े, 140 लाने पड़े, कुछ भी आपको करना पड़े, आपको 100 प्लस किसी भी कीमत में लाना है। उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, आपकी जो भी हेल्प कर पाऊँगा उसकी मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, सिलेबस हमने देख ही लिया, 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं और पीवाईक्यूज़ भी हमने काफ़ी डिटेल में देखे थे। इन्हीं पीवाईक्यूज़ का हम यूज़ करेंगे आज भी अपनी बॉडी पार्ट को डिस्कस करने के लिए। इंट्रोडक्शंस हमने देख लिए लास्ट लेक्चर्स में, है ना? हमने कंक्लूजन्स भी देख लिए हैं, ठीक है? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बॉडी स्ट्रक्चरिंग, हाउ टू स्ट्रक्चर द बॉडी पार्ट, है ना? अब इसमें भी मैंने आपके लिए 10 टाइप ऑफ जो है बॉडी स्ट्रक्चरिंग के लिए किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, है ना? अब जैसे क्या होता है कि अगर मुझे इंट्रोडक्शन, अब जैसे कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ग्लेशियर्स वाला टॉपिक, है ना? ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो जो टॉपिक है इट इज़ डेंजरिंग द ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो ये जो आपका टॉपिक है, ये किस तरीके से इसको मैं ब्रेनस्टॉर्म करूँ? अब मैंने पहले लेक्चर में बोल तो दिया कि मुझे ब्रेनस्टॉर्म करना है, मुझे डिफरेंट डायमेंशंस इसके खोलने हैं, जितना मैं कंटेंट निकाल सकता हूँ उतना मैं कंटेंट निकालूँगा। पर वो मैं करूँगा कैसे? उसके लिए मेरे पास कुछ एक बेस तो होना चाहिए ना, सोचने का एक आधार तो होना चाहिए कि मैं यहाँ से इस तरीके से सोच सकता हूँ, है ना? वो जो सोचने का आधार है, जो बेसिक जो चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि आप जो है बॉडी पार्ट में, आपकी ऐसे की बॉडी में किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस में सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉपिक है, उसको आप पहले 3 पार्ट में सोच सकते हैं बॉडी में। सबसे पहले आप थीसिस पे बात करेंगे। थीसिस मतलब आप प्रो बोलेंगे ऐसे कि, है ना? अगर कोई भी टॉपिक है, उसके आप प्रो में बोलेंगे। फिर आप उसको एंटी थीसिस देंगे उस टॉपिक की, है ना? उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, है ना? उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। फिर उसके बाद आप सिंथेसिस देंगे। आप बोलेंगे कि हाँ, कुछ चीज़ें तो इसकी जो है प्रो भी सही हैं, कुछ चीज़ें इसकी जो है अगेंस्ट में भी सही हैं। तो बीच का मिडल ग्राउंड क्या है? मिडल ग्राउंड आप निकालने की कोशिश करोगे कि मिडल ग्राउंड क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं एग्ज़ाम में। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। अब आपको थीसिस में जब सोच रहे हैं, आप जब किसी चीज़ की प्रो में सोच रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम्पल के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है? हम कौन-सा एग्ज़ाम्पल से के साथ जो है डिस्कस करें? अच्छा ये, टेलीविज़न इज़ लीडिंग बैड कल्चर, ये है आपका टॉपिक। अब इसका इंट्रोडक्शन मैंने सोच लिया, कंक्लूज़न भी सोच लिया, अब मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है बॉडी की। मुझे चाहिए 500 वर्ड्स। अब मैं किस प्रकार से जो है 500 वर्ड्स को लेकर आऊँगा, वो हम डिसाइड इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। टेलीविज़न लीडिंग टू टेलीविज़न लीडिंग टू बैड कल्चर।
सबसे पहले हम इसमें देंगे थीसिस। थीसिस मतलब इस स्टेटमेंट के प्रो में बोलेंगे। प्रो में मतलब कि हाँ, यस इट इज़ लीडिंग टू बैड कल्चर। अब इसमें आपके पास एग्ज़ाम्पल्स चाहिए मुझे, है ना? क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स दोगे आप? है ना? अब इसमें कैसे बताओगे आप कि इट इज़ लीडिंग टू जो है आपका बैड कल्चर। अब इसमें आप सोशली बात कर सकते हो कि सोशली ये बैड कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है? कल्चरली ये बैड कल्चर को प्रमोट कर रहा है। कल्चर मतलब कि आपका जो फूड है, आपकी जो ड्रेस है ना? ये सब चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। सोसाइटी में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको किस तरीके से आपका जो है टेलीविज़न हार्म कर रहा है। कुछ आपकी पहले फ़ैमिलियल वैल्यूज़ हुआ करती थी, है ना? फ़ैमिलियल वैल्यूज़ मतलब आप फ़ैमिली के प्रति कितने डिवोटेड हैं, है ना? पहले जो है आपकी कम्युनिटी वैल्यू हुआ करती थी, कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट होती थी, पर आज वो वैल्यू जो है रिप्लेस हो चुकी है इंडिविजुअलिज़्म के लिए, है ना? अब इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं हम लोग, है ना? हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। तो इस तरीके से आप प्रो में बात करेंगे कि कल्चरली कैसे ये बात सही है। सोशली ये बात कैसे सही है ना? ये कैसे बैड कल्चर लेकर आ रही है, इसके फिर एग्ज़ाम्पल्स, है ना? अब आपने पहले तो प्रो में बोला, फिर आप बोलेंगे कि नहीं, कुछ अगेंस्ट, अब इसकी एंटी थीसिस देंगे आप, एंटी थीसिस देंगे। अब एंटी थीसिस इसकी क्या होगी कि नहीं यार, ये जो टेलीविज़न है, वो केवल गलत काम ही नहीं कर रही है, वो बैड कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही है, कुछ गुड चीज़ों को भी प्रमोट कर रही है। जैसे कि विमेन की एम्पावरमेंट, है ना? विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही है। जैसे आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है ना? अब ये कुछ जो है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, उसको ब्रेक डाउन करने की भी बात कर रहे हैं, है ना? अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी आई थी, वो इस चीज़ की बात करती है। जो स्टीरियोटाइप्स थे इंडिया में सैनिटेशन को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, उसके ब्रेकडाउन की बात कर रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो टेलीविज़न है, वो बैड कल्चर को ही प्रमोट करता है या फिर टेलीविज़न जो है, केवल अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करता है। हम ये दोनों चीज़ों के बीच में हमारा आएगा सिंथेसिस, है ना? अब सिंथेसिस क्या होगा कि जो रेगुलेटेड चीज़ें होती हैं, रेगुलेटेड मतलब हमारे यहाँ पर जो टीवी है उसके लिए सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है। जो आपके सिनेमा में जो मूवीज़ आती हैं, वो सेंसर्ड होती हैं। उसमें 18 प्लस मूवीज़ अलग होती हैं, 16 प्लस अलग होती हैं, 15 प्लस अलग होती हैं, 14 प्लस अलग होती हैं और 12 प्लस अलग होती हैं। तो इसकी सिंथेसिस क्या है कि मूवीज़ तो बनेंगी, टेलीविज़न तो रहेगी। टेलीविज़न इटसेल्फ इज़ नॉट अ कल्प्रिट। वो अकेला बैड कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा है। जो आपकी सोसाइटी है, उसके नॉर्म्स हैं कुछ, कुछ आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, है ना? ये सब मिलके और फिर जो रेगुलेशन नहीं हो पा रही है टेलीविज़न की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की सेंसरशिप नहीं हो पाती है ना? तो वो कुछ भी अगर दिखाना चाहें, तो वो दिखाते हैं। तो वो कहीं न कहीं ऑब्ससेनिटी या फिर वल्गर चीज़ों को प्रमोट करते हैं फॉर कैचिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो ये आपको जो है सिंथेसिस में लेकर आना है इसको। कि हमें मिडल ग्राउंड चाहिए, है ना? जो बुद्धा का मिडल ग्राउंड है या फिर आपका बुद्धा का जो मिडल ग्राउंड की बात करते हैं कि दोनों एक्सिस के बीच में चाहिए। ना तो थीसिस, ना एंटीथीसिस, हमें चाहिए सिंथेसिस। टेलीविज़न तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी दिखाती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाती है। उससे कुछ पॉज़िटिव चेंज भी होता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। पर क्यों ना हम टेलीविज़न को इस तरीके से यूज़ करें, उसका रेगुलेशन इस टाइप से हो सके कि पॉज़िटिव चीज़ें जो है ओवर पावर करें नेगेटिव चीज़ों को। आई होप कि आपको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस समझ आ गया होगा। ठीक है? तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ आपकी एनालिसिस पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, पेस्टल अप्रोच, है ना? आप कोई भी टॉपिक को पेस्टल अप्रोच में ब्रेक डाउन कर लो। अब उसको कैसे करना होता है वो तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी टॉपिक है, उसको आप पॉलिटिकल एंगल से सोचोगे कि पॉलिटिकल स्फीयर में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? इसमें एग्ज़ीक्यूटिव विंग में क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव विंग में क्या हो रहा है, जुडिशियल विंग में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है ना? गवर्नेंस में क्या हो रहा है, इस तरीके से आप पॉलिटिक्स में सोचोगे। फिर आप इकोनॉमी में सोचोगे इसी में, है ना? इकोनॉमी में क्या सोचोगे आप? या तो आप सेक्टर वाइज़ सोच सकते हो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है ना? सर्विसेज़ में क्या हो रहा है, इस तरीके से आप सोच सकते हो इकोनॉमी में। फिर आप सोसाइटी में किस तरीके से सोचोगे? सोसाइटी में आप सोचोगे कि रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है और अर्बन एरियाज़ में क्या हो रहा है, इस तरीके से आप सोच सकते हो, है ना? टी मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आप किस तरीके से सोचोगे?
टैग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या टैग फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है ना? इस तरीके से आप जो है लॉ और आपका एल से आएगा लॉ, लॉ के बेसिस पे भी आप इसको सोचोगे और ई फॉर एथिक्स, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है। ये प्लस प्लस इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसमें आईआर भी जोड़ सकते हो, है ना? आप इसमें साइंस एंड टेक भी जोड़ सकते हो, ठीक है? आप इसमें एनवायरनमेंट भी जोड़ सकते हो। आप इसमें जितने पॉइंट सोच सकते हो उतने आप इसमें जोड़ते जाओ और आपका जो है ऐसे एकदम से डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, है ना? आपका ऐसे डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें सोचना इम्पोर्टेंट है। यही आपकी बॉडी को एनरिच करेंगी, आपके ऐसे की जो बॉडी पार्ट होगा उसको एनरिच करेगी यही पार्ट, है ना? ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको लगता है कि हम ऐसे जो है लिख लेंगे। जब 700 वर्ड्स लिखने का टाइम आता है ना, फिर हम इज़ एम आर ढूँढते हैं, है ना? इज़ एम आर ही हमको समझ आते हैं। फिर हम लोगों को कंटेंट नहीं समझ आता है कि हम कंटेंट कहाँ से निकालें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वही जो हमने अभी टॉपिक देखा कि जो टेलीविज़न है इट लीड्स टू बैड कल्चर। अब इसमें अगर यही टॉपिक आपको लिखने को दे दिया जाए, तो आप मुझे अभी सोच के बताओ कि इस वो आप अभी इस वीडियो को पॉज़ करो और आप इसको ये वाली जो मैंने आपको बता दिया है, पहली जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरिंग है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के अलावा, आप इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरनमेंट और ये लॉजिकल और या फिर लीगल बेसिस पे किस टाइप से इसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे। वो आप पॉइंट्स अपने लिखो और उसको अभी वीडियो को पॉज़ करके उन पॉइंट्स को लिख के दिखाओ मुझे, है ना? आप उन पॉइंट्स को लिखो और इस चैनल पे आप अपलोड कर देना, इस जो है ग्रुप में उसमें अपलोड कर देना। आपको हम वो प्लेटफ़ॉर्म दे देंगे जिससे आपका जो है एक बार चेक हो जाए कि आप कितना सोच पा रहे हैं, है ना? आप सोच कितना पा रहे हैं उस बेसिस पे, है ना? ऐसे में ब्रेनस्टॉर्म आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पेस्टल अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपकी अप्रोच आती है, वो आती है आपकी कॉज़, इफ़ेक्ट एंड सॉल्यूशन। ये आपने मतलब ये तो इतनी पॉपुलर अप्रोच है कि हर कोई इसको बता रहा है और मतलब मार्केट में हर किसी को इसके बारे में पता है। पर फिर भी कुछ लोग इसको लगा नहीं पाते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है, आप इसमें डेमोक्रेसी वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें आप कॉज़, इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन लगाने जाओगे, तो थोड़ा-सा मतलब ये अटपटा लगेगा, है ना? उसमें ये सही से बैठेगा नहीं। पर कॉज़, इफ़ेक्ट एंड सॉल्यूशन जो है, अगर आप ग्लेशियर्स वाले क्वेश्चन में लगाओगे तो उसमें एकदम सटीक बैठेगा ये, है ना? उसमें एकदम बिल्कुल फ्लो के साथ जाएगा और उसमें एकदम डिमांड को भी आप हिट कर पाओगे। क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, इट डेंजर्स ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो अब इसमें क्या है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स के कॉजेज़ क्या है ना? ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका इफ़ेक्ट, वही तो डेंजर है, वही डेंजर है ना? ह्यूमन बीइंग्स के लिए वही डेंजर है। फिर एक पॉज़िटिव जो एडमिनिस्ट्रेटर करता है, वो क्या करता है? वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करता है। पॉज़िटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। अगर आप उसके कॉजेज़ बता रहे हो, इफ़ेक्ट बता रहे हो या फिर इम्प्लिकेशंस बता रहे हो, तो आपके पास सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। अगर आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो आपका एसे जो है वो इनकम्प्लीट लगेगा और इमैच्योर्ड लगेगा। इसलिए आपको सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, वे फॉरवर्ड लिखना है। इस तरीके से आप जो है ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, अपनी बॉडी को जो ऐसे की बॉडी है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपके ऐसे के 3 पेजेज़ या 4 पेजेज़ यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए, उसको बाद में हम इरेज़ कर देंगे। तो जो आपके 4 पेजेज़ हैं, इसमें हम बॉडी पार्ट को किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पेज में लिखेंगे आपके कॉजेज़, है ना? कॉजेज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कॉजेज़ लिखेंगे 1, कॉजेज़ नंबर 2, है ना? कॉजेज़ नंबर 3, कॉजेज़ नंबर 4। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज़। कॉन्सिक्वेंसेज़ में पहला कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे हम यहाँ, दूसरा कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे हम यहाँ, तीसरा कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे हम यहाँ और चौथा कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे हम यहाँ। उसी प्रकार से जो है हम सॉल्यूशंस लिखेंगे अपने तीसरे पेज में, है ना? यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब वे फॉरवर्ड। यहाँ पर पहला वे फॉरवर्ड आएगा और दूसरा वे फॉरवर्ड आएगा, तीसरा वे फॉरवर्ड आएगा, यहाँ पर आपका चौथा वे फॉरवर्ड आएगा, पांचवा वे फॉरवर्ड आएगा और छठवा वे फॉरवर्ड आएगा। उसके बाद आपका यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है बॉडी को प्लांट करना है अपने एग्जाम में, अपने ऐसे के पेपर में। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। 1 सेकेंड। ठीक है,
जो सेकंड अब जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, है ना? किस तरीके से हम और सोचें। पहला हमने सोच लिया थीसिस एंटीथीसिस, पहला सेक्शन ए में हमने लिख दिया जो आपका थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बेसिस पर। बी सेक्शन में हमने लिख दिया इन दोनों में से कोई भी एक आपने उठा के बी सेक्शन में लिख दिया। पर अब बचा है सी सेक्शन। अब सी सेक्शन में आप क्या लिखोगे? सी सेक्शन में आप स्टार्ट करना जीएस पेपर वाइज। पेपर वाइज जीएस का मतलब क्या हुआ? कि जो भी सब्जेक्ट्स या फिर जो भी टॉपिक्स आपके पेपर 1 में आते हैं, उनसे आप पहला पैराग्राफ लिखो। जो आपके पेपर 2 में आते हैं, उनसे आप दूसरा पैराग्राफ लिखो। जो आपके पेपर 3 में आते हैं, उनसे आप तीसरा पैराग्राफ लिखो। और जो आपके पेपर 4 में आते हैं, उनसे चौथा पैराग्राफ लिखो, फिर 5वां और फिर 6वां। जीएस पेपर वाइज़ अप्रोच भी बहुत कारगर होती है। ये कहीं न कहीं एक पेस्टल अप्रोच ही है। पेस्टल का थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न है। अगर आप एग्ज़ाम में पेस्टल भूल गए, तो आप जीएस पेपर के सिलेबस को याद करके उससे भी लिंक कर सकते हो। उससे भी आप बॉडी में सोच सकते हो, है ना? उससे भी आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपका तरीका है, वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इसका स्वॉट का फुल फॉर्म एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। स्वॉट का 1 सेकंड इसका पेन का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्वॉट का मतलब एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ क्या है? डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ठीक है? ओ का मतलब है अपॉर्च्युनिटीज़, टी का मतलब है थ्रेट्स। इन 4 पार्ट्स में आप जो है अपने एसे को डिवाइड कर लो और आपका एसे जो है एकदम मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई एक आपका टॉपिक ले लेते हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, स्वॉट एनालिसिस लगेगा कैसे? क्योंकि ये दिखने में तो बहुत ईज़ी लग रहा है, पर हम एग्ज़ाम में करेंगे कैसे उसको, यूज़ कैसे करेंगे, वो एक बार हम देख लेते हैं। कोई टॉपिक निकाल के हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस किसमें लग जाएगा। आपका ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू फ्यूचर। अब इसमें ये तो मुझे लग रहा है इसमें स्वॉट थोड़ा-सा क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ इसमें है। हाँ, स्ट्रेंथ भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से आप स्वॉट में डिवाइड करेंगे? डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ में क्या आएगा? ग्लोबल वार्मिंग हालाँकि ये एक अभी ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी क्लाइमेट चेंज का पार्ट है जो कि नेगेटिव चीज़ है क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक है। ये ह्यूमन ड्रिवन है इसलिए और ये जो है आपका 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहा है। इसलिए ये डेंजरस है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग एज़ सच डेंजरस नहीं होती है ना? ग्लोबल वार्मिंग इम्पोर्टेंट थी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना? इनिशियली जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत बॉइलिंग था या फिर अर्थ का टेम्परेचर फ्रीजिंग भी हो सकता था, तो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज़ थी, ग्रीन हाउस गैसेज़, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो गैसेज़ थी, उन्होंने जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट किया जिससे अर्थ का हीट बैलेंस इंश्योर हो पाया, है ना? ये इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना है कि स्ट्रेंथ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की स्ट्रेंथ भी होगी, कुछ पॉज़िटिव चीज़ भी होगी। फिर आती है आपकी वीकनेस। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका किस तरीके से वीकनेस प्रोवाइड कर रहा है? वीकनेस मतलब आपकी इकोनॉमिक वीकनेस किस तरीके से कर रहा है, सोशल वीकनेस किस तरीके से कर रहा है, एनवायरनमेंट किस तरीके से कर रहा है ना? इस तरीके से आपको इसको एनालाइज़ करना है। इकोनॉमिक वीकनेस में क्या? कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, वो भी तो डिक्लाइन हो रही है। वो भी तो वीकनेस है कहीं न कहीं क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, उतनी प्रोडक्टिविटी लेबर की गिरती जाएगी और उतना इकोनॉमी को हार्म होगा। इस तरीके से आपको सोचना है एग्जाम में। इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स जनरेट करने हैं इसी टाइप से। फिर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास अभी अपॉर्च्युनिटी है कि आप अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट कर लो, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लो वरना फ्यूचर में आपका ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। फिर सीधे मास एक्सटिंक्शन होगा वो भी 6th लेवल का। तो ये आपको जो है पता लगाना है, इसमें याद रखना है ये चीज़। अब आपकी अपॉर्च्युनिटी क्या है? किस तरीके से आप कर सकते हो इसको? इसको आप या तो मिटिगेट कर लो, है ना? ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कर लो। मिटिगेट किस तरीके से करोगे? कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशंस होते हैं, उसको या तो हम कम कर दें या हम एलिमिनेट कर दें। अब उसको कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पावर जनरेट करने के लिए जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं, उससे जो है एमिशंस होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। उसकी जगह अगर हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारा काम सॉर्ट हो जाएगा। तो हम इसको मिटिगेट कर पाएँगे। तो एक तो अपॉर्च्युनिटी हमारी हो गई ये। फिर दूसरी अपॉर्च्युनिटी है हमारी एडैप्टेशन। एडैप्टेशन का मतलब क्या हुआ? कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो हो ही रही है, वो तो एक रियलिटी है। टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ओवरऑल है,
वो तो बढ़ ही चुका है, अब हम 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने वाले हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम उसको एडॉप्ट करेंगे। अब एडॉप्ट कैसे करेंगे आप ग्लोबल वार्मिंग को? हमारे यहाँ पर केरल में एक राइस की वैरायटी मिलती है, जो कि सॉल्ट टॉलरेंट कहलाती है ना? सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है वो। वो आपके खारे पानी में जो सी वाटर होता है, उसमें भी उसको जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो यूनिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट भी करते चलना। तो जो सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, जो सी वाटर में भी प्रोड्यूस हो सकती है राइस की, उसका हम जो है सीड उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे और उस सीड को यूज़ करेंगे अदर एरियाज़ में, है ना? जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा हो रही है ना? ये एडैप्टेशन मेजर्स होते हैं कि अगर आप सैलिनिटी बढ़ गई है या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, तो उसको एडॉप्ट कैसे करें? उसको एडॉप्ट करके उसके साथ जीना कैसे सीखें? तो ये आपको अपॉर्च्युनिटी में देखना है। फिर उसके बाद आपके थ्रेट्स, थ्रेट्स तो सबको पता ही है कि थ्रेट्स क्या-क्या हैं, है ना? किस तरीके के थ्रेट्स हैं, सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है, आपका जो मास एक्सटिंक्शन होने वाला है अर्थ से, है ना? जो पहले 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं या डायनासोर्स आपके चले गए थे, तो अब इंसान इंसान जो है आपके वो कौन-सी बड़ी वो है बात है ना? जब डायनासोर्स नहीं रहे तो इंसान तो चले ही जाएँगे, तो ये आपको थ्रेट पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज़ कर सकते हो डिफरेंट वे में, है ना? ये स्वॉट एनालिसिस थी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी एंड थ्रेट्स। तो इस तरीके से आप जो है बॉडी में एनालाइज़ कर सकते हो। ठीक है? बॉडी में इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको आनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हर जो आप आंसर जो है, आपका पेस्टल अप्रोच से हर आंसर लिख रहे हो, तो मोनोटोनस हो जाता है, वो बहुत बोरिंग हो जाता है और एग्ज़ाम में हर बच्चा क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर बहुत होता है, हमने ऐसे कभी लिखा भी नहीं होता, हमारी सारी एनर्जी जो है जीएस के पेपर में चली जाती है। तो अब हम करें तो करें क्या? हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर हम एक ही टाइप से अपने ऐसे तीनों ऐसे सेक्शन ए से भी, सेक्शन बी से भी और सेक्शन सी से भी, तीनों ऐसे एक ही टाइप से लिख देते हैं और काम हो जाता है खराब। तो आप जो है अगर ऐसे के लेक्चर्स ले रहे हो यहाँ से, तो उसका पूरा-पूरा यूज़ करना है आपको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे लिख के आने हैं, है ना? जिससे आपका स्कोर 35 प्लस ही रहे, है ना? आपको ये इंश्योर करना है यहाँ से एज लेनी है। जो आपका इस प्रोग्राम का एम है वो आपको एज दिलाने का प्रोग्राम है ये, है ना? ऐसे में आपको एज मिलनी चाहिए और लोगों से एज मिलनी है आपको, इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारा अगला जो मेथड है या फिर अगला जो हमारा वे है वो है स्टेक होल्डर एनालिसिस। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होती है कि जितने भी सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बेसिस पे आप अपना ऐसे लिखोगे। ये आपको सोचने का तरीका देंगे कि आप जो है विमेन से रिलेटेड भी सोच सकते हो, आप चिल्ड्रन से रिलेटेड भी सोच सकते हो, आप एल्डरली पॉपुलेशन से रिलेटेड भी सोच सकते हो, आप एनजीओज़ से एसोसिएट कर सकते हो, है ना? इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स आप ट्राइबल्स के बारे में सोच सकते हो, है ना? आप मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ के बारे में सोच सकते हो, है ना? मार्जिनलाइज़्ड जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी एससी और एसटी कम्युनिटीज़, ठीक है? ओबीसी कम्युनिटीज़, इसके बारे में भी सोच सकते हो आप। ये आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे सोचने की जो है आपको वो देता है, जिससे आप डिफरेंट तरीके से सोच पाओ। आप किसी ऐसे को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के कंसर्न से जोड़ पाओ, है ना? इस तरीके से आपको अपने ऐसे को सोचना है ना? तो आपको मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी हम एक बार एक काम करते हैं, इसको भी एक पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाए, है ना? हमारा काम यहाँ पर यही है कि आपको क्लैरिटी रहे, है ना? हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है पढ़ा के भागें। आपको हमारा सिलेबस खत्म कराना आपका काम नहीं है। हमारा काम है कि आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद आप उसको लिख के देखें, तो आपके नंबर भी आने चाहिए। हमारा मेन एम है कि आपके मार्क्स आएँ 100 प्लस, इसलिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, इतना डिस्कशन इसीलिए हो रहा है। वरना मैं आपको चुपचाप से बता के भी निकल सकता था कि भाई स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो इतने स्टेक होल्डर होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप सोच लेना। मुझे ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ पीवाईक्यू भी उसमें लिंक करूँ। फिर आपको इतना डिटेल में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप पूरा ध्यान से इसको सुनें और इसको अप्लाई करें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब हम जो है इसको डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच से। कोई एक ऐसे ले लेते हैं उसको जो है डिस्कस करते हैं। कौन-सा ऐसे लिया जाए? अच्छा ये जन-धन स्कीम को ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना? कि जन-धन योजना जो थी वो गरीबों का सारथी थी। अब इसको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जो ये सारथी थी वो पुअर्स के कौन से स्टेक होल्डर्स थे, जिनके लिए ये सारथी थी? अब वैसे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस ऐसे को कैसे लिखूँगा, पर अगर मैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अगर इसमें सोच पाऊँ, जो पुअर के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मैं इनको सोच पाता हूँ, तो मेरा आंसर जो है ऐसे का ईज़ी हो जाएगा। है ना? मैं स्टेक होल्डर में सबसे पहले लिखूँगा विमेन के रिलेटेड, कि विमेन को कैसे इसने पॉज़िटिव फ़ायदा पहुँचाया। जो विमेन एसएचजीज़ थीं, उनको ईज़िली लोन मिल पाया,
है ना? जो आपके विमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उनको ईज़िली जो है हम फाइनेंशियली मोबिलाइज़ कर पाए, उनको फाइनेंशियली इंक्लूज़ कर पाए, है ना? उनका फाइनेंशियल इंक्लूज़न हो पाया, तो विमेन का इम्पोर्टेंट है। जो पुअर विमेन्स थी, उनका इम्पोर्टेंट है। इस जो है आपकी जो पुअर विमेन्स थीं, उसके लिए ये जनधन योजना आपकी सारथी का काम करने लगी। इस तरीके से आपको पहले तो एक डायमेंशन पता हो, एक स्टेक होल्डर पता हो, उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम्पल्स भी होने चाहिए कि एसएचजीज़ ने इसने हेल्प की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इसने हेल्प की, ठीक है? इस तरीके से। और इसी तरीके से आप जो अगला स्टेक होल्डर है आपके वो हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को कैसे इसने हेल्प किया? ट्राइबल्स के कैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था, उसको जो है किस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके या फाइनेंशियल इंक्लूज़न करवा के उसको मार्केट की एक्सेस मिली, है ना? अब जो आपके ट्राइबल्स हैं, वो मार्क जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको मार्केट में डायरेक्ट बेच सकते हैं। आपका फेसबुक मार्केट प्लेस से या फिर किसी और अदर मार्केट प्लेस से उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको सबसे पहले तो एक बैंक अकाउंट तो चाहिए ना। इसी वजह से आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए, जिससे आप बैंक अकाउंट से लिंक करके जो है ट्रेड कर सको। तो आप उसमें ट्राइबल्स का पॉज़िटिव बताएँगे कि किस तरीके से ट्राइबल्स को उसमें फ़ायदा हुआ, है ना? इसी तरीके से आप इसमें एससीज़ का फ़ायदा बताएँगे कि जो एससीज़ थे, शेड्यूल्ड कास्ट थे, उनको किस तरीके से स्टैंड अप जो योजना थी आपकी या स्टार्टअप जो योजना थी, उसमें किस तरीके से सबसे बेस जो है, वो आपका बैंक अकाउंट है। ज अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो स्टैंड अप और स्टार्टअप जो है काम ही नहीं कर पाएँगी। कैसे हमने शेड्यूल्ड कास्ट का एम्पावरमेंट किया, उनके लिए कैसे सारथी बन गई जनधन योजना। इस तरीके से आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेकर आना है और उनके बारे में सोचना है, ठीक है? इस तरीके से आपको सोचना है ना? ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर अप्रोच जो है इस तरीके से लगेगी आपके ऐसे में। इस तरीके से आपको डिफरेंट डायमेंशंस मिल जाएँगे और फिर डिफरेंट आपको आर्गुमेंट्स मिलेंगे, फिर उसके एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। इस तरीके से आप जो है अपने ऐसे को डाइवर्स बना सकते हो, मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टेक होल्डर अप्रोच। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारी वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हम स्टेक होल्डर अप्रोच देख चुके हैं। अब फिर आती है आपकी लाइफ साइकिल अप्रोच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड जो भी आपके ऐसे आएँगे या फिर कोई महिलाओं से रिलेटेड, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या फिर वीमेन के बेसिस पे जो वीमेन से जो एट्रोसिटीज़ होती हैं या फिर वीमेन के साथ में जो भी क्राइम्स होते हैं, है ना? तो जो आपका विमेन से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर जो भी आपके बैकवर्ड या फिर आपके जो वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है, उसको अगर मुझे एनालाइज़ करना है, तो मैं लाइफ़ साइकिल अप्रोच से एनालाइज़ कर सकता हूँ। लाइफ़ साइकिल अप्रोच मतलब अगर महिलाओं के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है, कोई ऐसे निबंध में अगर कोई बात करनी है मुझे, उनके सोशल लाइफ़ के बारे में, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि वो बचपन में जब वो चाइल्ड थीं या फिर जब वो इन्फेंट थीं या फिर जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो वूम्ब में थीं, किसी माँ के गर्भ में थीं, तब से कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं और अगर वो पैदा भी हो जाती हैं तो उनको मार दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं। फिर उसके बाद जब चाइल्डहुड में उनके साथ में किस तरीके से वायलेशन होता है उनकी प्राइवेसी का, उनके साथ सेक्सुअल वायलेशंस होते हैं और कैसे उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जब एडोलसेंट एज आती है, तो उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है। तो किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं ना, लाइफ साइकिल अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो एडल्ट होती हैं, तो उनको एक तो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है और अगर इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मिलती भी है, तो उनको क्लास सीलिंग जैसी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये जो लाइफ साइकिल अप्रोच है, उसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई ऐसे विमेन सेंट्रिक अगर कोई ऐसे है या फिर सोशल इश्यूज़ के सेंट्रिक कोई अगर ऐसे है, तो आप उसको लाइफ साइकिल के बेसिस पे डिस्कस कर सकते हो। जब से कोई आदमी पैदा हुआ और मरने तक, ये होती है आपकी लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है? फिर आपकी आती है टाइमलाइन अप्रोच। टाइमलाइन अप्रोच का मतलब ये है कि पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। पहले आप बताएँगे कि पास्ट में वो चीज़ कैसी थी, है ना? पास्ट में क्या स्थिति थी, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हम कोई टॉपिक इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। 1 सेकंड, लेट्स डिस्कस सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस। अच्छा हाँ, देखो ये, अगर ये वाला हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट प्रेज़ेंट, तो इसमें हम पास्ट की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि पास्ट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? उसकी क्या कंडीशन थी? क्या डायरेक्शन था उसका? क्या हम लोग सर्वाइवल मोड में नहीं थे? है ना? क्या हमारा जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी थी वो नेम पे बेसिस पे नहीं थी? नॉन अलाइन्ड पॉलिसी नहीं थी हमारी? अब क्या है? मल्टीपल अलाइन्ड है। आज प्रेज़ेंट में क्या है? मल्टीपल अलाइनमेंट, इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट, है ना? अब हम इश्यू के बेसिस पे अलाइनमेंट कर रहे हैं।
हम एससीओ के भी मेंबर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं और हम जो है यूएस के साथ भी अच्छे टाइज़ हैं हमारे, रशिया के साथ भी अच्छे टाइज़ हैं और चाइना के साथ भी मैनेजेबल टाइज़ हैं। तो ये जो है आप जो आपका टाइमलाइन अप्रोच है, उसके बेसिस पे आप इस ऐसे को लिख सकते हो। बहुत इफ़ेक्टिव वो ऐसे आपका बनेगा, है ना? कि फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की थी, वो पास्ट में किस तरीके से काम करती थी। पास्ट में क्या था? पास्ट में नेम था, है ना? नेहरूवियन पॉलिसी जिसको बोला जाता था, है ना? जो नेहरूवियन प्रिंसिपल्स आपके क्या थे, 10 प्रिंसिपल्स क्या है ना? पंचशील पॉलिसी क्या थी हमारी, पास्ट में उसको डिस्कस कर लिया। फिर प्रेज़ेंट में डिस्कस कर लिया कि आज हमारी पॉलिसी क्या है? आज हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? फिर हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में हमारी पॉलिसी कैसी होने वाली है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही सेल्फ इंटरेस्ट पे ड्रिवन होने वाली है और मल्टीलैटरलिज़्म को हम लोग प्रमोट करेंगे। हम कभी भी किसी भी इंडिविजुअल कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे। वी वांट द वर्ल्ड टू बी ग्लोबलाइज्ड एंड मल्टीलैटरल। ये हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टाइमलाइन अप्रोच यूज कर सकते हैं अपने ऐसे को बिल्ड करने के लिए, है ना? पास्ट में बता दिया आपने एक पेज में, आपके अगले पेज में आपने बता दिया प्रेजेंट में और फिर उसके अगले पेज में आपने बता दिया फ्यूचर में किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्यूचर में होने वाली है। जिस तरीके से G20 की लीडरशिप हुई, G7 की लीडरशिप हुई, है ना? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप कैसे मिलनी चाहिए इंडिया को, एनएसजी की ग्रुपिंग में जो इंडिया की मेंबरशिप किस तरीके से मिलनी चाहिए, है ना? इस तरीके से आप फ्यूचर में ही बताएँगे कि फ्यूचर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होने वाली है। तो आपका जो ऐसे है वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा और दूसरों से एकदम अलग बन जाएगा। ठीक है? और हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है आपकी एसडीजी बेस्ड अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में कि मैं इस ऐसे को किस तरीके से लिखूँ, तो आप जो है एसडीजी के बेसिस पे लिख सकते हैं। अब एसडीजी के बेसिस पे कैसे लिखेंगे? जितने भी 1 से लेके 17 आपके एसडीजी हैं, आपने अगर उन एसडीजी को याद कर लिया, तो वैसे ही वो बहुत मल्टी डाइवर्स बन जाएगा आपका ऐसे, है ना? मल्टीपल क्योंकि उसमें डायमेंशंस आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका पहला एसडीजी है वो पॉवर्टी से एसोसिएटेड है। दूसरा एसडीजी आपका हंगर से एसोसिएटेड है। तीसरा जो एसडीजी है वो हेल्थ और वेलबीइंग से एसोसिएटेड है। तीनों में कितनी डाइवर्सिटी आ गई? पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ एंड वेलबीइंग। फिर आपका चौथा क्वालिटी एजुकेशन से है, पाँचवाँ जेंडर जस्टिस से है, छठवाँ आपका क्लीन वाटर एंड वो सैनिटेशन से है। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिटी आ गई बहुत सारी, है ना? इस तरीके से आप एसडीजी के बेसिस पे अपना पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा। जिससे आपके पास डाइवर्स पॉइंट भी मिलेंगे, है ना? और डिफरेंट आपके स्टेक होल्डर्स भी आ जाएँगे इसमें और डिफरेंट आपके डायमेंशंस भी आ जाएँगे, है ना? ये भी एक बेटर अप्रोच हो सकती है ऐसे लिखने की। फिर लास्ट जो अप्रोच हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपकी लेवल एनालिसिस। लेवल एनालिसिस क्या है? कि भाई कोई भी टॉपिक को मैं लेवल के बेसिस पे एनालाइज़ करूँगा। पहले पेज में मैं डिस्कस करूँगा इंडिविजुअल लेवल पे, कि इंडिविजुअल लेवल पे ये टॉपिक जो है मुझे कहाँ तक लग रहा है या फिर ये प्रो और अगेंस्ट इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं डिस्कस करूँगा सोसाइटल लेवल पे, कि सोसाइटल लेवल पर ये टॉपिक किस तरीके से काम कर रहा है ना? फिर नेक्स्ट पेज होगा मेरा नेशनल लेवल, फिर लास्ट पेज होगा हमारा इंटरनेशनल, है ना? इंटरनेशनल लेवल पर होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको लेवल एनालिसिस करनी है। तो आज के जो हमारे ब्रॉड जो थिंकिंग पैटर्न्स थे, वो ब्रॉडली 10 टाइप्स के हमने डिस्कस किए कि बॉडी में आप किस तरीके से थिंकिंग अपने आप में कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। 10 टाइप से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है? लास्ट में हमने देखा लेवल एनालिसिस जो कि इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे होगा। आपका जो सेकंड लास्ट था वो था एसडीजी बेस्ड। इसमें पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर इक्विटी की बात की। टाइमलाइन अप्रोच की बात की हमने पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में। फिर हमने लाइफ साइकिल अप्रोच की बात की, हमने स्टेक होल्डर्स अप्रोच की बात की, हमने स्वॉट एनालिसिस की बात की, हमने जीएस पेपर वाइज़ अप्रोच की बात की और हमने कॉज़, इफेक्ट और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की बात की, पेस्टल अप्रोच की बात की और हमने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस अप्रोच की भी बात की। तो इसी तरीके से आप जो है अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकते हो। बाकी अब हम कल देखेंगे बाकी के और जो किस टाइप से और आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। इसमें हम और बहुत नैरो में जाएँगे। मैंने आपके लिए नोट्स भी अपने हैंड रिटन नोट्स जो है रेडी कर रखे हैं। वो हम कल डिस्कस करेंगे किस टाइप की आपकी टेम्पलेट्स होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे हमने साइंस एंड टेक अप्रोच जो है डिसाइड की, तो हम कल और नैरो जाएँगे उसमें कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से साइंस एंड टेक अप्लाई होगी, इंडस्ट्री में किस तरीके से होगी, हेल्थ में कैसे होगी, एजुकेशन में कैसे होगी, गवर्नेंस में कैसे होगी। एक लेवल के और अंदर जाएँगे हम, बिल्कुल डीप में हम जाके उसको स्टडी करेंगे कि कैसे आपको ऐसे को एकदम ब्रेक डाउन कर देना है।
है ना? बिल्कुल नैरो पहुँचा देना है उस ऐसे को, है ना? अब जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पे हम कल डिस्कस करेंगे इस टाइप से, है ना? कि इकोसिस्टम में कैसे बात करनी है, पॉल्यूशन में कैसे बात करनी है, ईआई में कैसे बात करनी है, क्लाइमेट चेंज में कैसे बात करनी है ना? इसी तरीके से हम पॉलिटी भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ डिस्कस करेंगे कल। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड आपको कुछ ना कुछ इसमें से बेटर मिला होगा और आपको एक बेटर अप्रोच मिली होगी ऐसे की बॉडी लिखने की। एक बेटर आपको अप्रोच, एक बेटर एक आइडिया आपको मिला होगा आज के लेक्चर से, जिससे आप अपना जो है आगे ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप कि आप लोग इस अप्रोच से जो भी हमने आज डिस्कस किया है 10 टाइप्स ऑफ अप्रोच और हम आपकी बॉडी और कंक्लूजन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप एक काम करिए, अभी आप इस लेक्चर को देखने के बाद एक ऐसे लिख के देखिए, है ना? आप एक ऐसे लिखिए और उसमें ये सब चीज़ें अप्लाई करके देखिए। अगर आपको क्या समझ आता है, जिससे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेंगी कि आपको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है इस लेक्चर से या नहीं हो रहा है, या फिर मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट जा रहा है। तो आपको ये कोशिश करनी है आज एक ऐसे लिखने की कि इस थिंकिंग पैटर्न पे सोच के क्या आप ऐसे लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो ये आप आज जो है ट्राई करेंगे बॉडी में इसको अप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल मिलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी लेक्चर में। थैंक यू सो मच।